हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं इस करेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी साइंस के बारे में। ठीक है, साइंस की स्पेशल क्लास हमने बोला था चलाने के लिए, तो टॉपिक वाइज हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज साइंस की पूरी क्लास हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब जिस भी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दिया है। उसको आप लोग देख लीजिए, कौन कौन से आयामों को टच करना है हमें। और यहाँ पर हम महत्वपूर्ण टॉपिक लिए हैं जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कुल मिलाकर के जहां से भी प्रश्न बनते हैं रेलवे एग्जाम में, ठीक है, साइंस पोर्शन से, वहां के हम सारे प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो बात करते हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो आप लोगों ने देख लिया होगा, थंबनेल पे भी देखा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की अगर हम बात करते हैं तो ये जो लिया गया आपको पता होगा कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, ठीक है, अभी समझते हैं गुरुत्वाकर्षण बल है क्या, इसके बारे में समझते हैं। तो इसको दिया किसने था, न्यूटन ने दिया था। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम इसलिए कहलाता है। अब ये नियम कहता क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा। ठीक है, अब ये नियम क्या कहता है, इसको थोड़ा समझिएगा। कह रहा है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए, इसको मैं थोड़ा, हाँ, ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए प्रॉपर। क्लियर। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है, दो पिंड है, आपका एक पिंड ये है, एक पिंड ये है। ठीक है, और इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं क्या है, आर है। और इसका जो द्रव्यमान है, ठीक है, इसका जो द्रव्यमान हम मान लेते हैं, इसका द्रव्यमान है m1 और इसका द्रव्यमान क्या है, m2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कह इनके बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 एवं m2 हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो न्यूटन के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल। तो दोस्तों, इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, यहाँ पर बोला है द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब जो हो जाएगा यहाँ पर F प्रोपोर्शनल, ये हो जाएगा m1 m2, क्योंकि m1 m2 समानुपाती हैं, यानी अनुक्रमानुपाती हैं। अनुक्रमानुपाती बोलिए, समानुपाती बात एक ही है। और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो जो व्युत्क्रमानुपाती होता है उसको अपॉन में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा F बराबर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा G m1 m2 और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला। क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका, F बराबर G m1 m2 अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन पिंडों का द्रव्यमान बढ़ेगा तो इनके बीच लगने वाला जो बल है वो भी बढ़ेगा। देखिए ये नियम क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम ये कहता है कि अगर दो पिंड आपस में कुछ दूरी पर हैं तो उनके बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है, और उसी आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, उसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब ये डिपेंड किस पे करता है, तो दूर यहाँ पर बोल दिया साफ साफ कि m1 m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब द्रव्यमान अगर बढ़ेगा तो बल का भी मान बढ़ेगा, दूरी अगर बढ़ेगी तो बल घटेगा, अगर दूरी घटेगी तो बल क्या होगा, बढ़ेगा मेरे भाई। क्लियर, होपफुली आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो जी है, जी का मान कितना होता है। ठीक है, जी का जो मान है वो कितना होता है। देखिए जी आपका यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जी के बारे में, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो कांस्टेंट आया है हमारा जी, कांस्टेंट हमारा जो जी आया है, मार्कर नहीं ले गया मैंने, हाँ पेन नहीं लिया, ओ चलिए कोई नहीं, आप उसको देख लीजिए। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमारा जी आया है जी, तो जी का जो मान होता है वो कितना होता है, वो होता है 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है मेरे भाई। क्लियर है, आपको ये मान याद रखना है क्योंकि आपके पेपर में ये पूछा जाता है। ठीक है, रेलवे ही नहीं बल्कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, बात करते हैं जी के बारे में, कौन बताया था। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में तो इस्तेमाल हुआ था न्यूटन के नियम में, लेकिन जी की खोज किसने किया, फिर जी के बारे में किसने बताया, तो वो बताया था कैवेंडिश ने। वो किसने बताया था मेरे भाई, वो बताया था कैवेंडिश ने। इस बात को आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं गुरुत्व के बारे में, यानी कि ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं। आप सभी को पता होगा मेरे भाई ग्रेविटी क्या है। तो यहाँ पर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, आकर्षण व क्या लिखा है, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है आकर्षण व नहीं बल्कि यहाँ पर होगा आकर्षण बल।
आकर्षण बल कार्य करता है, यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। ध्यान रखना है, अभी हमने बताया कि दो पिंड हैं, तो दोनों पिंडों के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है, दोनों पिंडों के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है, लेकिन कह रहा है कि उनमें से एक जो पिंड है वो क्या हो, एक पिंड हमारा क्या हो, पृथ्वी हो, एक पिंड हमारा पृथ्वी हो और दूसरा पिंड कोई वस्तु हो, तो इनके बीच में जो लगने वाला बल होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है गुरुत्व। उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्व बोलते हैं, यानी कि ग्रेविटी बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या है, गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण यानी कि जी यहाँ पर लिखा है, गुरुत्व जनित त्वरण जी कहते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो जी का मान कितना होता है ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है, तो ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये जी का मान होता है, आपको पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जब हमारा एक पिंड पृथ्वी हो और दूसरा कोई वस्तु हो तो पृथ्वी अपनी तरफ उसको क्या करती है, आकर्षित करती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्व कहते हैं। ठीक है, गुरुत्व कहते हैं, इसको आपको याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, और इसका जो मान होता है गुरुत्व जनित, और जब क्या होता है कि इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको क्या बोला जाता है, गुरुत्व जनित त्वरण। अब आपको पता होगा त्वरण क्या होता है मेरे भाई, आप सभी को पता होगा त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। मतलब अगर किसी की वेलोसिटी क्वांटिटी हम चेंज कर रहे हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ओ पेन क्यों नहीं हट रहा है, हाँ चलिए। गुरुत्व जनित त्वरण जी वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है मेरे भाई। क्लियर है, यहाँ पर ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान किस पर निर्भर करता है, आकार पर, द्रव्यमान पर, या फिर किसी पर नहीं। तो आपको याद रखना है कोई भी वस्तु का आकार कितना बड़ा है, कोई भी वस्तु का आकार कितना बड़ा है या कितना छोटा है, पृथ्वी उसी बल से उसको अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है मेरे भाई, इस बात को याद रखना है। और उसका द्रव्यमान कितना है, किसी का द्रव्यमान ज्यादा है या कम है वो भी मैटर नहीं करता है, पृथ्वी सभी वस्तुओं पर बराबर बल लगा के, एक समान बल लगा के अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। इस बात को याद रखना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मान लीजिए एक वस्तु का द्रव्यमान 5 किलो है और एक वस्तु का वजन जो है 9 किलो है, बताइए कौन वस्तु पृथ्वी पर पहले गिरेगी। मेरे भाई दोनों पहले नहीं, दोनों कोई पहले नहीं गिरेगी, दोनों एक साथ गिरेंगी, बराबर गिरेंगी, क्योंकि जो गुरुत्व बल लगता है दोनों पर क्या लगेगा, साथ लगेगा, क्योंकि ये गुरुत्व जनित त्वरण जो होता है वो द्रव्यमान और आकार पर मैटर ही नहीं करता, डिपेंड ही नहीं करता मेरे भाई। ठीक, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जी के मान में परिवर्तन कब कब होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि जी के मान में परिवर्तन, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर पृथ्वी जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखना है जी का मान जो होता है वो घट जाता है, इस बात को याद रखना है। अब बात करते हैं पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है और विषुवत रेखा पर ये जी है, जी का मान न्यूनतम होता है। अब विषुवत रेखा और ध्रुव क्या है, जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी आप सभी को पता होगा वो अंडाकार है, ये पृथ्वी का सेंटर केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हिस्सा होता है ये पृथ्वी का क्या होता है, ध्रुव होता है, और ये जो हिस्सा होता है क्या होता है, विषुवत रेखा होती है। ये क्या होती है दोस्तों, ये विषुवत रेखा होती है और ये क्या होता है, ध्रुव होता है। एक्चुअल में जो विषुवत रेखा की लंबाई होती है ध्रुव से क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए ध्रुव पर जो है जी का मान क्या होता है, अधिक होता है, जी का मान जो होता है अधिक होता है, लेकिन विषुवत रेखा पर क्या होता है, कम होता है। इस बात को आपको याद रखना है। क्लियर, यहाँ आपको जी बना लेना है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी है ये, ठीक है, जी का मान कम हो जाता है। अगर पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ती है तो उस टाइम भी क्या होता है, जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। अगर घूर्णन गति जो है घट रही है तो जो जी का मान है वो बढ़ जाएगा, और घूर्णन गति अगर बढ़ रही है तो जी का मान कम हो जाएगा। बात करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद ध्यान रखना है। वो पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है मेरे भाई, वो पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत काम की बात है, इसको ध्यान रखना है कि पृथ्वी अपने वर्तमान कोणीय चाल से जितनी चाल से चल रही है, अगर उसकी 17 गुना अधिक चाल से चलने लगे तो भूमध्य रेखा पर, ठीक है, जो विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं, भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार जो है क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। इस बात को याद रखना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखना है। क्या है
क्या है वो पॉइंट मेरे भाई? लिफ्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप उठा कर देख लीजिए पेपर, लिफ्ट से क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई। तो लिफ्ट में पिंड का भार, यहां से प्रश्न बनते हैं आपके रेलवे एग्जाम में या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड, लिफ्ट से रिलेटेड यहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मेरे भाई, इस बात को आपको याद रखना है। जब ये किपट नहीं होगा, ये लिफ्ट होगा। ठीक है, पहले ही चलिए ये क्या हो जाएगा? लिफ्ट। यहां पर जो लिखा है, यहां पर क्या लिखा है? वो लिफ्ट लिखा है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। यानी मान लीजिए मेरे भाई, ये क्या है? लिफ्ट है। ठीक है, ये क्या है? लिफ्ट है। अभी लिफ्ट अगर ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, लिफ्ट अगर ऊपर की ओर जा रही है तो उसमें जो पिंड का, जो पिंड है, मतलब इसमें जो भी है, पिंड है या वस्तु है, व्यक्ति, कोई भी, ध्यान दे, पूछ लेगा कि एक लिफ्ट, मतलब लिफ्ट में एक व्यक्ति है, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो वो व्यक्ति अपना जो भार है कैसा महसूस करेगा? बढ़ा हुआ, घटा हुआ, अपरिवर्तित, कैसा? तो अगर ऊपर जा रही है तो इस बात को ध्यान रखना, वो बढ़ा हुआ महसूस करेगा, अपना भार क्या करेगा? बढ़ा हुआ महसूस करेगा। और जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप ऊपर जाएंगे तो नीचे की ओर नीचे की ओर खिंचाव लग रहा होगा तो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। जब नीचे ही आ रहे हैं और नीचे की ओर ही खिंचाव लगता है तो उस टाइम क्या होगा? घटा हुआ प्रतीत होगा मेरे भाई। ठीक है, इस बात को आप याद रखना है। आगे बात करते हैं। अब यहां पर हम अगर आगे बात करें मेरे भाई, तो यहां पर क्या है? जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर आपकी लिफ्ट है, ठीक है, वो लिफ्ट अगर एक समान वेग से ऊपर जा रही है, एक समान वेग से नीचे जा रही है, दोनों कंडीशन में से कोई भी, तो उस सिचुएशन में पिंड के भार में कोई भी परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, कोई भी परिवर्तन महसूस नहीं होता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसे स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपसे यही पूछता है कि अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाती है मेरे भाई तो उस सिचुएशन में पिंड का भार क्या होगा? तो उस समय क्या होगा? पिंड का भार शून्य हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे याद रखना है, यही भारहीनता की स्थिति यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण, लिफ्ट का गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से क्या होगा? उठकर उसकी छत से क्या हो जाएगा? जा लगेगा। मेरे भाई इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब कि यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण जो है वो गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित जो पिंड है उसकी फर्श से ऊपर क्या होगा? जाकर के लड़ जाएगा, चाहे पिंड हो या फिर चाहे कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। ठीक है मेरे भाई, अगर क्या बोलते हैं, नीचे उतरते समय लिफ्ट का जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण से अगर अधिक हो जाएगा तो कहाँ जाके? उसकी छत से जाकर के, सॉरी हाँ, फर्श से उठ करके क्या करेगा? उसकी छत से जाकर के लड़ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो नुकसान भी हो सकता है बहुत ज्यादा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, इस बात को याद रखना है। तो चलिए ये क्लास आपको कैसे लगी? ये छोटा सा टॉपिक मैंने लिया आपके लिए। ठीक है, तो 1 to 1 सारे टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितने भी पॉइंट बनते हैं आपके रेलवे एग्जाम में साइंस रिलेटेड, जितने भी पॉइंट बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे मेरे भाई। ठीक है, आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग कमेंट कीजिए और किस तरह की वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अच्छी लगी वीडियो तो मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।